जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी मैं आपके लिए ढेर सारी नई नई जानकारियां लेकर उपस्थित हो गई हूं। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के पशुपालक अनुदानित दर पर पा सकते हैं हस्तचालित और पावर चालित चारा कटर मशीन। खरपतवार का नियंत्रण कर पा सकते हैं गेहूं की अच्छी उपज। रीपर धान की कटाई को करता है आसान। गव्य विकास विभाग की एक योजना के अंतर्गत राज्य के पशुपालकों के बीच हस्तचालित और पावर चालित चारा कटर मशीन वितरण किया जाता है। चारा कटर पाने के इच्छुक लाभुकों को 75% राशि योजना के अंतर्गत अनुदान में दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। वैसे पशुपालक जो झारखंड राज्य के निवासी हैं और जिनके पास कम से कम 2 से 3 उन्नत नस्ल या संकर नस्ल के दुधारू पशु हैं, वे चारा कटर मशीन अनुदानित दर पर प्राप्त करने के लिए जिला गव्य विकास पदाधिकारी के पास आवेदन दे सकते हैं। हस्त चालित चारा कटर पाने के लिए 2 से 3 पशु का होना और पावर चालित चारा कटर के लिए 5 पशु का होना अनिवार्य है। इन चारा कटर के लिए लाभुक को 75% राशि अनुदान मिलेगी और शेष 25% राशि उन्हें स्वयं ही वहन करना होगा। किसान भाइयों, इस समय गेहूं की फसल में खरपतवार की समस्या आम तौर पर होती है, जो कि गेहूं के उपज को प्रभावित करती है। कृषि विशेषज्ञों की राय में तो खरपतवार के नियंत्रण का सबसे बेहतर उपाय तो हाथों द्वारा निकौनी करना होता है, परंतु इसमें समय और खर्च दोनों ज्यादा लगते हैं। तो आप रासायनिक दवाओं द्वारा भी खरपतवारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये दवाएं कौन सी हैं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। आपका गेहूं लगा होगा और उसमें खरपतवार आपका ज़्यादा हो गए हों, तो अभी इसका निकौनी कीजिए। इसको हाथ से भी निकौनी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपका ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन आपका ये सही उपाय है। लेकिन इसके अलावा आपका रासायनिक उपाय भी है, जैसे उसमें आप 2,4-D का स्प्रे कर दीजिए। 2,4-D इथाइल का 1 लीटर पानी में 2.5 ml दवा मिला के उसको स्प्रे कर दीजिएगा। सब्जियों की खेती करने वाले किसान वर्तमान समय में लत्तेदार सब्जियों जैसे नेनुआ और झींगी की फसल लगा सकते हैं। झारखंड के परिवेश में नेनुआ और झींगी की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान नेनुआ की स्वर्ण प्रभा और झींगी की स्वर्ण उपहार नामक उन्नत प्रभेदों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रभेद अच्छे उपज देने के साथ ही चूर्ण लासिता रोग प्रतिरोधक भी है। किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जियों में नेनुआ और झींगी की खेती प्रमुखता से करते हैं। इसमें उन्हें चूर्णी लासिता या पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग का इनके फसलों पर भारी प्रकोप होने की संभावना रहती है और होती है। इससे बचाव का एकमात्र उपाय है रोग प्रतिरोधक किस्म का चुनाव कर खेती करना। इसके लिए किसान भाई हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रांची स्थित संस्थान हार्प के द्वारा विकसित स्वर्ण प्रभा नेनुआ की किस्म और स्वर्ण उपहार झींगी की किस्म का खेती करके चूर्णी लासिता से मुक्ति पा सकते हैं। रबी दलहनी फसलों में चना हमारे यहाँ प्रमुखता से उपजाई जाती है। किसान भाइयों, यदि आपके लगाए हुए चने की फसल में पौधे सूखने लगे तो संभवतः उकटा रोग के लक्षण है। इस समय ठंड के कारण उकटा रोग के लगने की संभावना रहती है। इस रोग के लग जाने की स्थिति में चने की उपज को भारी नुकसान होता है। तो उकटा रोग के नियंत्रण के लिए क्या उपाय करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। चना में जैसे आपका उकटा रोग आता है, सूख जाता है पौधा, इसके लिए किसान भाइयों आप तुरंत ब्लू कॉपर का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। इससे आपका जो बाकी फसल पौधा है वो बचे रहेंगे। दूसरा, आपका अभी कुछ चना में जैसे पोट बन रहा है, फल बन रहा है, उससे फली छेदक कीड़ा का प्रकोप होता है। इसके लिए आपका क्विनल फॉस 1.5 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर इसका छिड़काव कर दें और इससे आपका नियंत्रण हो जाएगा। कृषि उपकरणों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण उपकरण है रीपर।
धान की कटाई के लिए रीपर का उपयोग होता है। किसान इस उपकरण की सहायता से धान कटनी में लगने वाले समय और मजदूरी की बचत करके लाभान्वित हो सकते हैं। रीपर के द्वारा किसान भाई धान का कटाई करें। यह डीजल चालित एक यंत्र है और इसके द्वारा धान कट के जैसे मजदूर एक साइड में किसान को पसार देते हैं उस तरह से पसर जाता है, जिसको कि आप बाद में उठा करके इकट्ठा कर सकते हैं। आइए अब मिलते हैं एक प्रेरणा स्रोत सफल किसान से जो आधुनिक खेतीबाड़ी द्वारा अच्छी फसल उपजाने में माहिर है। सफल खेतीबाड़ी करके वे खूब आर्थिक लाभ ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं इनके गांव। इन शख्स को अपनी मेहनत और अपनी खेतीबाड़ी के तौर तरीकों पर पूरा भरोसा है। इसी आत्मविश्वास के दम पर ये सभी प्रकार की फसलों को बहुत अच्छी खेती करते हैं। दूसरे किसानों को भी ये इसी प्रकार से खेती करने की सलाह देते हैं। धान को करते हैं, बैगन है, टमाटर है, आलू है, मिर्ची है, गोभी है, मटर छेमी है, पशुपालन भी रखते हैं सर। जब से हम लोग यहाँ आ गए हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, तब से हम लोग मैंने यहाँ से का तकनीकी सीख करके सीरी विधि से अपना जैसा अच्छा ढंग से हो उस तरह से हम लोग खेती घर पर भी और अगल बगल किसानों को भी बताते हैं कि वो भी इस तरह से खेती करें। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 23, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 26, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 24, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 25, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 23, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। आने वाले दिनों में इनमें फिलहाल बहुत बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। उधर सब्जी मंडियों में नरमी है। हरी सब्जियों की बाजार में अच्छी आवक से मूल्य में और नरमी की संभावना है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1600, अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2400, अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1700, अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर 9480, अधिकतम 12850 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 6900, अधिकतम 7300 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5800, अधिकतम 6400 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9850, अधिकतम 11800 रुपए। आलू न्यूनतम 800, अधिकतम 1100 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1900, अधिकतम 2350 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो चलिए हम आगे और बढ़ेंगे और जानकारियां भी देंगे आपको, लेकिन समय हो चला है एक विराम का। और तब तक आप देखिए संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि खेती के लिए सिंचाई प्रबंधन होना बहुत ही ज़रूरी है और उसकी जानकारी होना उससे भी ज़रूरी है।
तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि गेहूं की सिंचाई प्रबंधन कैसे करें। उसके लिए हम लिए चलेंगे आपको अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सनत कुमार सेवैया के पास, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भानु घोष। झारखंड एक ऐसा प्रदेश जो प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। नदी, पेड़ पौधे इस प्रदेश की सुंदरता की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। खेती किसानी करना यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर किसान अपनी खेती में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर अपनी उपज में बढ़ोतरी कर रहे हैं। झारखंड के परिवेश में अधिकांश क्षेत्रों में गेहूं, धान की फसलें उपजाई जाती हैं। अच्छी बढ़वार हेतु कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर किए गए खेती से किसानों को गेहूं की फसल से अच्छी उत्पादन प्राप्त होती है। इसके लिए किसानों को बहुत सी बातों का ख्याल रखना भी जरूरी हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी का चुनाव, खरपतवार नियंत्रण तथा सिंचाई व्यवस्था जैसी बुनियादी बातों का ख्याल रखना है। गेहूं फसल में सिंचाई प्रबंधन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें किसानों को यह समझना जरूरी है कि कब कब और कैसे सिंचाई करना उचित है। आमतौर पर गेहूं फसल में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, मगर झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में पानी की कमी होने के कारण किसान 2 से 3 ही बार गेहूं फसल में सिंचाई कर पाते हैं। गेहूं में आपका पानी के उपलब्धता के ऊपर आप कितना सिंचाई दे सकते हैं, ये आपका डिपेंड करता है। क्योंकि इस साल बारिश भी कम है, तो 2 से 3 सिंचाई आप कर सकते हैं। अगर पानी है आपका एरिया में तो आप 5 से 6 भी कर सकते हैं, क्योंकि पानी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर पानी आपका जो क्रिटिकल समय होता है उस समय आपका घट गया पानी, तो आपका उपज पे बहुत असर करता है। गेहूं फसल की बीज बुआई से पूर्व मिट्टी को 2 से 3 बार हल्की जुताई कर पाटा से समतल बना देने से मिट्टी हल्की तथा भुरभुरी हो जाती है, जिससे मिट्टी में बीजों का अंकुरण सही तरीके से होता है। सिंचाई के लिए बीज बुआई के 20 से 21 दिन के बाद जब हमारी फसल CRI स्टेज में होती है, तब पहली सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। दूसरी सिंचाई जब फसलों से कल्ले निकलने लगते हैं तब, तीसरी सिंचाई बाली निकलते वक्त तथा चौथी सिंचाई दाना में दूध भरते समय सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। मान लिया आपका बहुत कम पानी है, एक ही सिंचाई कर सकते हैं, तो जब आपका CR बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं, उस स्टेज में वो आपका करीब 20 दिन, मतलब बुआई के 20 दिन में वो स्टेज आता है, तो उस समय पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 2 सिंचाई कर सकते हैं तो एक हो गया आपका CRI में, और दूसरा उसको दीजिएगा आप जब कल्ला निकल रहा होता है उस समय दीजिएगा, तो उस समय पानी रहे तो आपका जो एक कल्ला आपका ज़्यादा निकलेगा। अगर 3 सिंचाई आप कर सकते हैं तो तीसरा सिंचाई आप कीजिएगा, पहला तो वही कि CRI पे कीजिएगा, दूसरा आपका कल्ला निकलते समय, और तीसरा कीजिएगा जब बाली निकल रहा होता है उस समय कीजिएगा। तो इस साल कम से कम उतना कर दीजिएगा तो आपका उपज मिल सकता है। अगर 4 कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। और चौथा कीजिएगा जब दाना पे दूध उसका भर रहा हो उस समय दीजिएगा, तो 4 सिंचाई कीजिएगा तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। उसमें दाना भी आपका पुष्ट मिलेगा उसमें। और 5 भी कर सकते हैं, आपका पानी है तो उस समय आप बीच में करना होगा एक बार, जैसे CRI पहला किए, दूसरा आपका कल्ला निकल रहा होता है उस समय, उसके बाद और एक स्टेज आता है जब तना पे गांठ बनता है उस समय एक बार कीजिएगा, और चौथा कीजिएगा कल्ला निकलते समय, और 5वां कीजिएगा जब दाना में दूध बढ़ रहा हो उस समय कीजिएगा। फसलों के बढ़ते समय खेत में खरपतवार भी बढ़ते हैं, जो हमारे फसलों को बढ़ने से रोकते हैं। अतः समय समय पर इसका नियंत्रण करते रहना चाहिए। नियंत्रण के लिए किसान निकाय गुड़ाई का इस्तेमाल या रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 2,4-D नामक रसायन का 2.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर खरपतवार पर छिड़काव कर किसान अपने फसलों को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। खेत साफ सुथरा रखना है, क्योंकि आपका घास वगैरह रहे तो वो भी आपका आधा पानी तो वो खींच लेंगे, खाद वो खींच लेंगे, इसलिए खेत को साफ सुथरा रखें। तो उसके लिए आप निकौनी कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं, या तो आजकल रसायन भी आता है, केमिकल आता है, उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका गेहूं के लिए 2,4-D का स्प्रे कर सकते हैं। 2,4-D को
2.5 ml 1 लीटर पानी में घोल के उस हिसाब से उसको स्प्रे कीजिएगा, तो आपको जितना घास वगैरह हो वो मर जाएंगे और वहीं सड़ जाएंगे। इसके अलावा और एक उपाय है, उसको पहले करना पड़ता है, उसको स्टॉक सीड बेड टेक्निक बोलते हैं, उसको भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बुआई से पहले जोताई कर लेना है खेत का और थोड़ा हल्का पटाई कर देना है। तो उससे क्या होगा जी, आपका मिट्टी में जो भी आपका घास का बीज वगैरह है वो सब अंकुरित हो जाएंगे और निकल जाएंगे। उसको निकालने के बाद उस ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, या तो आप घास मारने वाला दवा का स्प्रे कर देंगे, या तो 2 सप्ताह बाद मतलब ये कर देंगे, हल्का जुताई कर देंगे। तो उससे जो भी आप घास निकला वो सब मर जाएंगे। उसके बाद आप मुख्य फसल लगा दीजिए, गेहूँ लगा दीजिए, तो उससे आपका घास का संख्या बहुत कम हो जाएगा। सिंचाई के लिए खेत में क्यारी नुमा आकार बनाने से पानी की बचत होती है तथा फसलों को पानी भी मिल जाता है। या रेनगन नामक उपकरण का प्रयोग करने से फसलों पर सही मात्रा में पानी फसलों को मिल जाता है। इन्हीं सब तकनीकों का प्रयोग कर किसान गेहूं फसल में सिंचाई प्रबंधन कर गेहूं फसल से ज़्यादा उपज कर मुनाफा कमा सकते हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि बाढ़ जैसा छोड़ देते हैं पानी को, है ना, फ्लडिंग कर देते हैं, तो उससे आपका पानी का बर्बादी ज़्यादा होता है। और कहीं पानी जम गया तो वहाँ उस क्षेत्र का आपका गेहूं मर जाएगा। तो वैसा नहीं करके आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बीच बीच में क्यारी टाइप का नाली बना दीजिए और उस नाली पे आप पानी छोड़िए, तो वो पानी उसमें रहेगा, वहाँ से वो भीग के आपका ये उसको पानी मिल जाएगा आपका फसल को। और दूसरा है कि आप आजकल एक रेन गन भी आता है। रेन गन है ऐसा मशीन जो आपका एक जगह लगा दिए और वो फवारा छोड़ेगा बहुत फोर्स से, तो पानी जैसे बारिश होता है ना, उसी टाइप से ऊपर से बारिश होगा। तो ये एक तकनीक है, उसको भी लगा सकते हैं। इससे भी आप 5-10 मिनट चला दिए, पूरा खेत आपका पट गया, पानी का बचत होगा। आपका 5 मिनट कितना डीजल चलेगा, बहुत कम डीजल चलेगा, तो आपका पैसा का भी बचत होगा। तो ये कुछ तकनीक हैं। तो देखा किसान भाइयों, सनत जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी गेहूं फसल में सिंचाई प्रबंधन के बारे में। सनत जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आप। तो हमारे विशेषज्ञ ने तो अपनी जानकारी दे दी और मुझे पता है कि आप उससे तृप्त भी हुए होंगे। तो चलिए, अभी समय हो चला है एक और विराम का, तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कि ठंड कितनी बढ़ती जा रही है। इस मौसम में हमें ठंड लग रही है तो जानवरों को भी उसी तरह ठंड लगती है, और इस मौसम में बकरियों को भी ठंड लगती है, और बकरियों को बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं इस ठंड के मौसम में। तो इस रोग और उनके नियंत्रण के बारे में आज हम जानकारी के लिए आपको लिए चलेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर असद हुसैन के पास, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिम सिंहभूम में है, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर असद हुसैन। ये हमें जानकारी देंगे कि बकरी जाड़े के समय में बकरियों में कौन कौन से रोग लगते हैं और कैसे इसका निदान करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार। जैसा कि जाड़ा का मौसम प्रारंभ हो चुका है, तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सबसे जो प्राइमरी देखभाल है वो किस कदर करें कि उनमें रोग और वगैरह कुछ हो ही ना, ऐसा उपाय बताएं।
जैसे कि जाड़े की ऋतु में बकरियों में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, अगर किसान भाई उसके प्रबंधन खान पान में ध्यान नहीं देते। प्रबंधन में सबसे पहले हम ये किसान भाइयों को बतलाना चाहेंगे कि जहाँ पे भी बकरी को रात में रखते हैं वो बकरी घर जो है ना स्वच्छ और साफ़ सुथरा होना चाहिए, ज़मीन में नमी नहीं होनी चाहिए, और ख़ास करके ऐसा कोई अगर बकरी घर में खिड़की है या दरवाजे हैं तो कम से कम रात में ठंड हवा का प्रकोप उस पर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे किसान भाई जैसे बकरी घर अगर अपने घर से लगा हुआ सटा करके बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर किसी खुले जगह में बकरी घर बनाते हैं तो हमेशा बकरी घर जो है सो वो पूरब पश्चिम दिशा में रखें लंबाई, ताकि उत्तर दक्षिण दिशा में जो है सो उसका खिड़की रखें, या जो भी वेंटिलेशन के लिए जो सुराख या ये कर रहेंगे वो रखें। इससे क्या होगा कि पूर्वा या पछुआ हवा का प्रकोप कम पड़ेगा। और साथ ही साथ खिड़कियों में अगर दिन में खोलते हैं या खिड़की में अगर पल्ला नहीं है तो वो जूट का बोरा उसमें डाल दें। और जहाँ तक बकरी के ऐसे किसान भाई जो है देखेंगे, चूँकि मैं यहाँ पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में KVK से कई जगहों में मैं गया हूँ, कई प्रखंड में, कई गाँव में अधिकतर बकरियाँ जो है सो बरसात के शुरू और जाड़े की ऋतु में मरती हैं। तो उनका कारण ये है कि बकरियों में जब वो बकरी के चाहे बच्चा हो, पाठा हो, जब वो बड़ा होता है और एक ही घर में एक से अधिक संख्या में बकरियों को उन लोग रखते हैं, जिससे भी रोग होने की संभावना, खास करके चमड़े का रोग जो शरीर में एक दूसरे से पटता है, वो रोग होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो एक वयस्क बकरी के लिए जो वांछित स्थान है कम से कम वो 12 स्क्वायर फीट होना चाहिए, अर्थात 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा हो। अगर हमारे किसान भाई कोई 10 बकरी अगर रखना चाहते हैं तो कम से कम उनके कमरे का जो एरिया होना चाहिए, साइज़ होना चाहिए, वो 10 फीट बाई 12 फीट होना चाहिए, जिसमें 10 वयस्क बकरियों को आसानी से रखा जा सकता है। साथ ही साथ चूँकि 10 गुना 12 रहने से 120 स्क्वायर फीट होगा और एक बकरी के लिए 12 स्क्वायर फीट है, तो 10 वयस्क बकरी रखा जा सकता है। अगर बकरी 10 वयस्क बकरी नहीं है, अगर 6-7 है, तो उसमें कुछ बच्चों की संख्या अधिक करके आप वहाँ पे 8-10 या 8 बकरियाँ रख लें और 2-4 बच्चे को रख सकते हैं, लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। चूँकि हम देखेंगे कि अगर हम लोग भी जैसे मनुष्य हैं, मकान में जहाँ रहते हैं या कमरे में जहाँ सोते हैं, अगर एक कमरे में एक से अधिक लोग सोएं तो वहाँ पे एक असंतुष्टि की स्थिति उत्पन्न होती है या बहुत लोगों को असुविधा भी होती है। वही चीज़ पशुओं के साथ भी है। दूसरी चीज़ है कि ज़मीन में जो नमी रहता है, बकरी बोधा हो, पाठा हो, बच्चे हो बकरी के, तो वो जो मूत्र त्याग करते हैं, उनका जो पेशाब होता है वो पेशाब ज़मीन में रह जाता है, मिट्टी की ज़मीन में। और उसमें जब बकरियां बैठने के लिए विवश हैं, रात भर वो खड़ी होकर नहीं गुजार सकती है, तो जहाँ पे भी पेशाब से हट करके ज़मीन में वो बैठती है तो वो ज़मीन फिर भी नम रहता है। जाड़े के दिनों में ऐसे भी अगर बकरी घर है, ऊपर में छप्पर है या ये है टीना है या एस्बेस्टस है, तो उसमें ऐसे भी उसमें बकरी घर में नमी रहती है। तो उस स्थिति में किसान भाइयों को चाहिए कि वो बकरी घर में जो है सो मचान पद्धति अपनावें। मचान पद्धति में क्या है कि हमारे किसान भाई बांस को जो है सो बांस को लंबाई में, अगर बांस की मोटाई गोलाई अगर 9 इंची है तो बांस को लंबाई में 3 भाग में बांट ले, जिसकी एक गोलाई वाला भाग जो है वो 3 इंची रहेगा। उसी बांस का वो मचान बनाएं। ये बांस का मचान बकरी के घर में एक दीवार से सट के बनाना चाहिए। कम से कम उसकी चौड़ाई जो है सो ज़मीन से 1 फीट ऊंचा होना चाहिए, 1 फीट या 1.25 फीट ऊंची होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि वहाँ ऊंचाई के साथ वो उसकी चौड़ाई जो है सो कम से कम 2.5 फीट होनी चाहिए, ताकि और 2 बांस जो बांस के गोलाई वाला भाग है, उस गोलाई वाले भाग को वो एक से एक सटा के रखेंगे। और उसके बीच में कम से कम इतना स्थान जरूर होना चाहिए कि बकरी का बच्चा या बकरी का जो मल है, जो भेड़ाड़ी है, वो नीचे गिर जाए, मूत्र त्याग हो, बकरी जब पेशाब करे तो वो पेशाब नीचे गिर जाए। तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि नीचे से उसको साफ़ करना बहुत आसानी होगा। और मचान अगर बनाएंगे तो मचान मान लेते हैं कि अगर वो पेशाब से भींग भी जाए तो बकरियां जब सुबह चरने के लिए जाएं तो उस मचान को ऐसा रखें कि उसे दरवाजे से निकाल के धूप में सुखा दे, या उसे 1 दिन 2 दिन का अंतराल पे फिनाइल के घोल से उसको साफ़ कर दे, और फिर बकरियां जब चर के आए उससे पहले फिर मचान बना रख दे। ऐसा मैं एक ये एक्सपेरिमेंट जिसको बोला जाए तो मैं कई गांवों में किया हूं, और वहां पे बकरियों में मृत्यु दर बहुत कम पाई गई है। जहां आप जो मचान बता रहे हैं डॉक्टर साहब जी, तो मचान जमीन से सटा होगा या जमीन से ऊंचा होगा? जमीन से मचान कम से कम 1 फीट ऊंचा होना चाहिए, 1 फीट या उससे 1.5 फीट तक ऊंचा रख सकते हैं, और वो दीवार से सटा होना चाहिए। उसकी चौड़ाई, मचान की चौड़ाई दीवार की तरफ से वो कम से कम 2 फीट होनी चाहिए। तो इसमें बकरियों की बैठने की, खड़ा होने की में असुविधा नहीं होगी? बकरियां मचान में ही बैठेंगी। बकरियों में ये प्रवृत्ति होती है ना कि वो हमेशा ऊंचे जगह में बैठना पसंद करती हैं। तो अगर 1 फीट अगर ऊंचा होगा तो बकरी या उसका बच्चा जो है ना नीचे नहीं बैठेगा, ज़मीन जो नम रहेगा उसमें नहीं जाएगा, हमेशा वो ऊपर में जाकर बैठेगा, और उसका मल जो है भेड़ाड़ी है वो भी गिर जाएगा। और उसे जब बकरियां चरने के लिए चली जाए, या तो उसे फिक्स कर लें तो साफ़ करने में आसानी होगी, और नहीं तो बकरियां अगर
निकाल के भी आप उसको साफ़ कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आप देखिएगा कि बकरियों में रोग निरोधी क्षमता भी उत्पन्न होती है और साथ ही साथ उसका प्रबंधन में, उसको खान पान में भी ध्यान देना चाहिए। हमारे किसान भाई सिर्फ बकरी पालन में सिर्फ उसके खेत में ही चराने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जो दाना मिश्रण है वो भी बकरियों को बहुत आवश्यक है। एक अगर साधारण बोधा है तो उसे कम से कम 150 से 200 ग्राम प्रतिदिन दाना मिश्रण दिया जाना चाहिए। गर्भवती बकरी है तो उसे कम से कम 200 ग्राम, या अगर बकरी तुरंत बच्चा दी है तो उसके शरीर के रख रखाव के लिए 250 ग्राम दाना मिश्रण दिया जाना चाहिए, जिसे 2 भाग में बांट करके सुबह और शाम दे। दाना मिश्रण के 3 मुख्य अवयव, पहला है जो हमारे किसान भाई को ये जानकारी होनी चाहिए कि पहला मुख्य अवयव है किसी भी अनाज का दर्रा, जिसमें मकई, जौ, जई, बाजरा, मड़ुआ। दूसरा अवयव है खल या खल्ली बोला जाता है, तो उसमें आप चिनिया बादाम की खल्ली या फिर सरसों की खल्ली या तीसी की खल्ली। और तीसरा अवयव है वो आपका चोकर, तो ये गेहूं का चोकर दे दें। और साथ ही साथ इसमें मिनरल मिक्सचर भी देना चाहिए। अगर 10 किलो दाना मिश्रण बना रहे हैं तो कम से कम इसमें 250 ग्राम मिनरल मिक्सचर देना चाहिए, 100 ग्राम नमक देना चाहिए। तो ये उसके दाना मिश्रण के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ बकरियों में विभिन्न प्रकार के रोग भी जाड़े में होते हैं। ठंड से बकरियों में निमोनिया होता है। एक और मुख्य रोग है जो ठंड के बाद बकरियों में PPR का रोग होता है। तो निमोनिया में सिर्फ नाक से पानी चलता है और शरीर में बुखार आ जाता है। तो अगर ऐसा स्थिति हो तो तुरंत हमारे जो बकरी पालक हैं अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के उसे एंटीबायोटिक दवा दें, और साथ ही साथ जो नाक से जो पानी चल रहा है और शरीर में तापमान है, बुखार कम होने की दवा दें। लेकिन अगर एक PPR का रोग है, ये एक भयंकर रोग है, पटने वाला रोग है और ये एक प्रकार का विषाणुजनित रोग है, ये बकरियों में फैलता है। तो इसके लिए पहले है कि अगर रोग के लक्षण मैं बतला रहा हूँ कि इसमें आँख में, बकरियों का आँख में कीची आ जाता है, उसके मुंह में खास करके होंठ, ऊपर और नीचे वाले होंठ में जो है सो छाले पड़ जाते हैं, शरीर में बुखार हो जाता है 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, पतला दस्त होता है। और इस स्थिति में अगर ये सभी लक्षण और नाक से पीला पानी चलता है तो ये PPR का लक्षण है। इस स्थिति में अगर रोग हो जाए तो किसान भाइयों को नज़दीक के पशु चिकित्सक से सलाह करके दवा दी जानी चाहिए। लेकिन मैं उन्हें बतला दूं कि एविल ग्रुप की जो दवा होती है उसे वयस्क बकरी को कम से कम 3 ml मांस में, एंडोफ्लॉक्सासिन एक दवा आती है उसे 5 ml मांस में प्रतिदिन 3 दिन, और विटामिन B कम्प्लेक्स लीवर स्टेट की एक दवा आती है उसे 3 ml मांस में। एक और दवा है मेलोनेक्स करके जो शरीर का बुखार को कम करती है, वो दवा जो है वो भी 3 ml मांस में, कम से कम ये दवाएं 3 दिन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर बकरियों में ये रोग नहीं हो, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि उसको वो टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण अगर अगर बकरी का बच्चा हो, नवजात जन्मा बच्चा हो, तो उसके 3 महीने की आयु में प्रथम टीका दिया जाना चाहिए। ये टीका जो है सो रक्षा PPR के नाम से उपलब्ध है। ऐसे विभिन्न दवा कंपनी इसे बनाती हैं और ये टीकाकरण 1 ml जो है इसमें टीका का मिश्रण आता है, पाउडर और घोल आता है, जिसे मिला करके 1 ml गर्दन वाले भाग में चमड़े के नीचे दिया जाना चाहिए। दूसरा पुनः इसका बूस्टर टीका उसके 6 महीने के बाद दिया चाहिए और फिर पुनः साल में 1 बार टीका देना चाहिए। इसके अतिरिक्त बकरियों में अगर जहाँ पे खुरा चपका का रोग हो तो खुरा चपका का टीका लगाए, और एक एंटेरोटॉक्सेमिया एक रोग होता है उसका भी टीकाकरण करवाना चाहिए अगर ये रोग होता है। इसमें खूनी दस्त होता है। तो ये सब हमारे किसान भाई अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक से सलाह करके ये सब करवा सकते हैं, जिससे उनको सुविधा होगी। और वो मचान पद्धति वो अवश्य अपनाएं। मचान पद्धति अपनाने से वो स्वतः देखेंगे कि रोग नियंत्रण बहुत हो जाता है और उनकी बढ़ोतरी अधिक होती है और मृत्यु दर बहुत कम हो जाता है। देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। मचान पद्धति भी अपनाएं, साथ ही साथ उनके रहने का जो जगह है उसको साफ़ रखें। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बिल्कुल रोग से मुक्त होया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और हमें सभी किसान भाइयों को भी धन्यवाद। तो आज तो हमारे विशेषज्ञ ने बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ दी, तो आप इसका अवश्य ही लाभ उठाइए। तो चलिए, हमारा समय हो चला है, लेकिन जाने से पहले हम आपको अपना पता लिखा दें ताकि आप हमें पत्र भी लिख सकें। तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जोहार।